नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन संघर्ष को जल्द समाप्त करने के प्रयासों सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि वे नागरिकों तक जीएसटी के लाभों के हस्तांतरण पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखेंगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अचानक हुई तेज वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। मुख्यमंत्री ने युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों के निर्देश दिए। गाजा में इजरायली हमलों में 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। भारतीय तीरंदाजों ने दक्षिण कोरिया में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड पुरुष टीम और मिक्स्ड डबल्स स्पर्धाओं के फाइनल में प्रवेश किया। भारत के कम से कम 2 पदक पक्के। और एशिया कप हॉकी में भारत और चीन के बीच सुपर 4 चरण का मैच जारी। कोरिया ने एक अन्य मैच में मलेशिया को 4-3 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन में संघर्ष को तत्काल समाप्त करने के प्रयासों सहित फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और शांति तथा स्थिरता की तत्काल बहाली के लिए भारत के सतत समर्थन को दोहराया। टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया और उनकी समीक्षा की। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। श्री मोदी ने अगले वर्ष फरवरी में होने वाले भारत में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति मैक्रों का धन्यवाद दिया और भारत में उनका स्वागत करने की उत्सुकता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन के साथ हाल ही में बातचीत की थी। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तत्काल संपन्न कराने और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के कार्यान्वयन के प्रति साझा वचनबद्धता दोहराई थी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ शशांक कुमार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वे नागरिकों तक जीएसटी के लाभों के हस्तांतरण पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखेंगी। एक मीडिया चैनल को दिए साक्षात्कार में वित्त मंत्री ने कहा कि देश भर के लोगों ने जीएसटी सुधारों को एक स्वागत योग्य कदम बताया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है तो वे इसकी सूचना दें। उन्होंने आगे कहा कि कई उद्योग जगत के दिग्गजों ने पहले ही लाभ पहुंचाने का वादा किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों के जरिए मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत और एक बहुमूल्य उपहार दिया है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कहा कि नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होने की उम्मीद है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी के रिफॉर्म से देश के आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारी देश की जीडीपी है करीब 330 लाख करोड़ की अभी। इसमें से करीब 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है। 202 लाख करोड़ जो कंजम्पशन है, ये अगर जीएसटी के इस छूट के बाद में अगर 10% भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा जीडीपी देश में आती है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि उसका रोजगार का इम्पैक्ट आता है। स्वाभाविक है कि बहुत सारी जो जितनी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं वो सब बढ़ने लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री की अधिक कुशल और नागरिक अनुकूल अर्थव्यवस्था बनाने की दृष्टि के अनुरूप 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने जीएसटी दरों को संशोधित किया। परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 4 स्तरीय संरचना को 5 और 18% के 2 स्तरीय संरचना में बदलकर सरल बना दिया। इन सुधारों ने कई क्षेत्रों में कर दरों को कम किया है। ये लोगों के जीवन को आसान करते हैं। आज हम माल परिवहन क्षेत्र में सुधारों की बात करेंगे।
जीएसटी परिषद ने बुधवार को अपनी बैठक में जटिल कर प्रणाली को 5% और 18% के 2 स्लैब में करने की घोषणा की है। नई कर व्यवस्था से लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अगर वाहन निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं की बात करें तो त्योहार के सीजन से पहले इन बदलावों से मांग बढ़ने की काफी उम्मीद जताई जा रही है। नए जीएसटी ढांचे के तहत ट्रक, बस और डिलीवरी वैन सहित अन्य वाणिज्यिक वाहनों पर पहले 28% जीएसटी लगता था, जो अब घटकर 18% लगेगा। टैक्स के घटने से इस क्षेत्र में खरीद के बढ़ने की उम्मीद है। इन सुधारों से इस क्षेत्र के प्रमुख उत्पाद जैसे माल ढुलाई के वाहन और सार्वजनिक परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की कीमतें घटेंगी, जिससे माल ढुलाई की लागत में भी कमी आएगी। 10 या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए मोटर वाहनों पर पहले के 28% की तुलना में 18% जीएसटी लगेगा। परिषद ने माल ढुलाई की थर्ड पार्टी बीमा पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने की भी घोषणा की है। मीडिया से बात करते हुए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि जीएसटी सुधार ऑटोमोबाइल उद्योग में मांग पैदा करेंगे और खपत को भी बढ़ावा देंगे। ऑटोमोबाइल उद्योग ने परिषद के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे एक ऐतिहासिक सुधार बताया है। जीएसटी सुधार से घरेलू और निर्यात दोनों क्षेत्रों में मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ऋषु के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार का कई प्रमुख क्षेत्रों में जीएसटी में व्यापक कटौती का सीधा असर सहकारी समितियों, किसानों और ग्रामीण उद्यमों पर पड़ेगा। इसका लाभ देश के 10 करोड़ से ज्यादा डेयरी किसानों को मिलेगा। सहकारिता मंत्रालय ने कहा है कि ये ऐतिहासिक सुधार सहकारी क्षेत्र को मजबूत करेंगे और उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। इससे उत्पादों की मांग बढ़ेगी और सहकारी समितियों की आय में वृद्धि होगी। ये सुधार ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देंगे और लाखों परिवारों को सस्ती आवश्यक वस्तुएं सुलभ करेंगे। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने आज एक समिति का गठन किया। ये वर्तमान प्रक्रियाओं की समीक्षा कर और कम मूल्य के दावों के मामले में दस्तावेजीकरण को सरल बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करेगी। इस कदम से समय सीमा में उल्लेखनीय कमी आने, पारदर्शिता में सुधार और निवेशकों को परेशानी मुक्त सेवाएं मिलने की उम्मीद है। ये सुझाव 5 लाख रुपए तक की प्रतिभूतियों, 15 लाख रुपए तक की डीमैट प्रतिभूतियों और 10,000 रुपए तक के लाभांश मूल्य वाले दावों पर लागू होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नई दिल्ली में आज कैंपस टैंक का उद्घाटन किया। ये प्रमुख लॉन्च पैड स्टार्टअप देश की अगली पीढ़ी के उद्यमियों को खुद का स्टार्टअप शुरू करने का पेशेवर अवसर प्रदान करेगा। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि $6 मिलियन के कोष पूल से संचालित ये अखिल भारतीय पहल युवा नवोन्मेषकों को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। Today's event is the first of its kind. They have launched a campus tank dedicated to the startups, creating a structure where there could be an easy facilitation of public-private linkage with a university and academic institution acting as a catalyst. This trend would pick up across the country. We have reached number 3 in the startup sector. The startup movement to sustain should have a very strong industry linkage, rather early industry linkage. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आज शाम अचानक हुई मूसलाधार बारिश के कारण नौगांव नाला उफान पर आ गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और हर संभव सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना हो गई हैं। पंजाब में पिछले 2 दिनों में बाढ़ से कोई और नुकसान नहीं हुआ है। हालात धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाबी गायक भी लोगों की मदद कर रहे हैं। प्रभावित लोगों की सामान्य जांच और दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में कई चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन मच्छरों और अन्य कीड़ों से क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए फॉगिंग भी करवा रहा है। भारतीय सेना, वायुसेना, बीएसएफ और एनडीआरएफ की विशेषज्ञ टीमों के साथ फंसे हुए लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं और उन्हें भोजन और अन्य जरूरी चीजें भी उपलब्ध की जा रही हैं। कृषि, वित्त, ऊर्जा और ग्रामीण विकास सहित कुछ अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों वाली 2 अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीमों ने बाढ़ से हुए नुकसान का आंकलन करना शुरू कर दिया है और जल्द ही क्षति रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों में भारी मानसूनी बारिश से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 12 सितंबर तक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में आज वर्षा का क्रम धीमा पड़ने के साथ ही राहत व बचाव कार्यों में तेजी आई। जिला कुल्लू के अखाड़ा बाजार क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाओं में मलबे में दबे 9 लोगों में से 8 के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति की तलाश जारी है। यहां आज बचाव दल को एनडीआरएफ के एक जवान के शव सहित 4 शवों को मलबे से निकालने में कामयाबी मिली है। वहीं चंबा जिला में मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे बाकी 64 लोगों को आज वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से सुरक्षित निकाला गया है। यहाँ अब तक 16,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाले जाने के साथ ही आज इस बचाव अभियान को पूरा कर लिया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस यात्रा के दौरान 17 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच प्रदेश के सभी नदी नाले उफान पर हैं और कई बांधों का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया है, जिसके चलते पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस बीच मौसम विभाग ने कल तक गुजरात और राजस्थान में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और कोंकण तथा गोवा के अलग अलग स्थानों पर पिछले 24 घंटों में तेज बारिश दर्ज की गई। मुंबई में आज 10 दिवसीय गणेशोत्सव का शानदार समापन हुआ। मुंबई में 7,400 से ज्यादा गौरी और गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। एक रिपोर्ट। 10 दिनों के गणेशोत्सव के आखिरी दिन पर आज मुंबई वासियों ने अपने प्रिय गणपति बापा को अश्रुपूर्ण विदाई दी। घरों और गणेश मंडलों से मूर्तियों को ढोल नगाड़ों और गणपति बापा मोरया के नारों के बीच हर्षोल्लास से विसर्जन के लिए ले जाया गया। प्रसिद्ध लाल बाग के राजा और मुंबई के राजा के विसर्जन जुलूस में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। लाखों श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। राज्य सरकार ने विसर्जन जुलूस को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और उनकी पत्नी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रार्थना करते हुए देखना अद्भुत है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भगवान राम के आदर्शों से दुनिया भर के लाखों लोगों को शक्ति और प्रेरणा मिलती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गाजा में आज तड़के हुए इजरायली हमलों में 41 से अधिक फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार हमले में मरने वालों में गाजा शहर के 25 लोग शामिल हैं। इसके अलावा खान यूनिस के अल मवासी क्षेत्र के शिविर पर हुई बमबारी में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। और अब खेल खबरें। भारतीय तीरंदाजों ने दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कंपाउंड तीरंदाज ऋषभ यादव के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत आज चैंपियनशिप के पहले दिन पुरुष और मिक्स टीम स्पर्धाओं के फाइनल में पहुंच गया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 2 पदक पक्के कर लिए हैं। बिहार के राजगीर में चल रहे हॉकी एशिया कप चैंपियनशिप में आज सुपर 4 स्टेज के अंतिम मुकाबले खेले जा रहे हैं। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चीन पर 7-0 से बढ़त बना ली है। आज खेले गए एक अन्य मुकाबले में कोरिया ने मलेशिया पर 4-3 से शानदार जीत हासिल की। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला कल शाम 7:30 बजे से राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। चीन के हांगझोउ में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप में आज भारत और जापान के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। नवनीत कौर के आखिरी क्षणों में पेनल्टी कॉर्नर पर किए गए गोल की बदौलत भारत ने 2 बार पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और दूसरे पूल मैच में जापान को 2-2 से बराबरी पर रोक दिया। भारत का अगला मुकाबला सोमवार को सिंगापुर से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन संघर्ष को जल्द समाप्त करने के प्रयासों सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा वे नागरिकों तक जीएसटी के लाभों के हस्तांतरण पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखेंगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अचानक हुई तेज वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। मुख्यमंत्री ने युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों के निर्देश दिए।
गाजा में इजरायली हमलों में 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। भारतीय तीरंदाजों ने दक्षिण कोरिया में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड पुरुष टीम और मिक्स्ड डबल्स स्पर्धाओं में के फाइनल में प्रवेश किया। भारत के कम से कम 2 पदक पक्के। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।